हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ऑन चैनल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने गैस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक आईजीएल के बारे में एनालिसिस किया और उसका बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश की और किस लेवल पे उसको ख़रीदना है उसका लेवल भी हम लोग ने डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC AMC। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं HDFC AMC के बारे में। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब HDFC AMC का क्या बिजनेस मॉडल है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, आगे उसका फ्यूचर क्या है, तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग HDFC AMC के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको इस तरह समझते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमेशा टीवी में भी ऐड आते रहता है म्यूचुअल फ़ंड सही है। तो इधर उधर से भी जान के हम लोग सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं तो 50-60% आदमी लोग सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट जिसमें हम लोग करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि उसमें क्या रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई सजेशन देता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट उसमें कर देते हैं। और जो हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं उसका वो पैसा जो है कहीं ना कहीं तो जमा होते रहता होगा ना। तो उस म्यूचुअल फंड के जो ऑनर होते हैं वो और जो ट्रस्टी होते हैं वो उनके पास एक्चुअली में जो प्रोमोटर होते हैं वो मतलब स्टॉक मार्केट को लेके वो उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना एक एक्सपर्ट टीम को रखते हैं जिसको हम लोग फिनेंशियल एडवाइज़र भी बोल सकते हैं या फिर उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं या फिर फंड मैनेजर भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसको इस तरह समझते हैं, जैसे HDFC कंपनी के ये ट्रस्टी ऑनर हो गए तो ये क्या करेंगे, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या एसेट मैनेजमेंट टीम अपॉइंट करेंगे जो समय समय पे इनको सजेशन देते रहेगा। मतलब जो ऑनर है HDFC AMC के उनको सजेशन देते रहेगा कि आप जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इस कंपनी में इस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा कम प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ का जो मतलब प्रॉफिट जनरेट करने का काम जो होता है वो एसेट मैनेजमेंट टीम का होता है। ठीक है, तो ये एसेट मैनेजमेंट टीम ही इनको हमेशा समय समय पर सजेशन करते रहती है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। और जैसे हम लोग इस चैनल के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह ये एसेट मैनेजमेंट टीम जो होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज नहीं देते हैं, ये इसके लिए चार्ज करते हैं। और ये जो पैसा चार्ज करते हैं ना उसी को एसेट मैनेजमेंट फ़ी कहते हैं। और जब आप HDFC AMC का या किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिज़ल्ट देखिएगा तो उसमें एक एसेट मैनेजमेंट फ़ी होता है नीचे में, मतलब एक्सपेंसेस में रहेगा या फिर जो भी रहेगा एसेट मैनेजमेंट फ़ी होता है। तो वो जो फ़ी होता है वो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो अपना सजेशन HDFC AMC को देती है, मेन ऑनर को देती है, वो इसके लिए चार्ज करती है और वही जो है एसेट मैनेजमेंट फ़ी कहलाता है। तो क्लियर कट समरी में इसको समझे तो एक HDFC AMC के जो ऑनर होते हैं वो एक एसेट मैनेजमेंट टीम रखते हैं ताकि उनको अच्छा सजेशन मिले। वो जो टीम जो होता है वो एकदम फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, एकदम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पर्सन्स, वो एकदम दिग्गज लोग होते हैं जो एकदम स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा पकड़ रखते हैं। और वो HDFC AMC को या कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को वो सजेशन देते रहते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, ताकि जो भी एक इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड लिया है, उसको अच्छा प्रॉफिट मिले। एटलीस्ट जो भी मार्केट निफ्टी जितना रिटर्न देता है उससे अच्छा रिटर्न हम लोग उनको दे कस्टमर को, तब ना जाके उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो यही काम होता है एसेट मैनेजमेंट टीम का और इसी तरह से इन लोग का बिजनेस मॉडल चलता है। अब चलिए देखते हैं कि इन HDFC AMC के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका जो प्राइस जो है वो इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 3844 है, 3844 के आसपास है। और इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2369 चल रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका प्राइस इतना नीचे क्यों आ गया। तो इसका प्राइस नीचे आने का दो कारण है। पहला कारण तो है
कोरोना के कारण एक्चुअली में क्या हुआ है, इसका कारण देखिए, कोरोना पैंडेमिक मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों का सैलरी रुक गया, बहुत आदमी का सैलरी बंद हो गया, बहुत लोग अनएम्प्लॉय भी हो गए, बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुआ और आम आदमी का जो मंथली प्रॉफिट होता है उस पर सीधा फुल स्टॉप लग गया। तो पैसा आना ही बंद हो गया, तो बहुत सारे लोग अपना SIP वगैरह भी बंद कर दिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उसको भी पॉज कर दिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको सब कंपनी को अगर देखा जाए तो सब कंपनी को कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट इस कोरोना के कारण हुआ ही है। और दूसरा जो है कारण है इसका प्रमोटर होल्डिंग का। तो इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग था, इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% से ज़्यादा था। तो और सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को, उसको अपना प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 3 साल के अंदर में 75% से नीचे ही रखना पड़ता है। तो HDFC कंपनी क्या कर रही है कि धीरे धीरे जो है अपना प्रमोटर का जो मतलब हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे कम कर रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका प्राइस नीचे आने का मुख्य रूप से यही कारण है कि कोरोना इम्पैक्ट और दूसरा प्रमोटर होल्डिंग। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इसका करोड़ में है, 50,422 करोड़ रुपया। अपने सेक्टर का ही सेक्टर लीडर है, सबसे बड़ा कंपनी है अपने सेक्टर का। इंडस्ट्री PE देखिए, इंडस्ट्री PE है 28.72% और इसका PE है 39.61%। इंडस्ट्री के PE से ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक्स है और अच्छा कंपनी है, इसीलिए ये अपने इंडस्ट्री के PE से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी इसका 1% के आसपास है। हम 1% के डिविडेंड को अच्छा मानते हैं, तो इसका 1.18 है। तो डिविडेंड के मामला में भी ये बहुत ख़राब नहीं है, डिविडेंड के मामला में भी आइडियल है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ROE के बारे में। तो ROE देख सकते हैं कि इसका 31 है, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल ROC के बारे में बात करें तो वो 40 है, पिछले क्वार्टर से घटा है लेकिन 40 है। कम से मेरे अनुसार 15 होना चाहिए कम से कम, लेकिन इसका कितना है, 40 है। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 29 है। टोटल डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0 है। डेप्ट फ्री कंपनी है, जिसको मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ। और करंट रेशियो देखें तो 46.59। करंट रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर उसके रिजल्ट के बारे में, उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ इन क्वार्टर इंडेड जुलाई 2020 इज़ -13.58% वर्सेस -9.26 इन मार्च 2020। तो मार्च के क्वार्टर से अगर जून का क्वार्टर देखा जाए तो इसमें 13.58% का गिरावट हुआ है। और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखा जाए तो वो -29.14% से +21.303 हो गया। तो देखिए स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो बढ़ा है, और नेट सेल्स का बात किया जाए तो कोरोना के कारण ये घटा है। और अगर इसको ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर अगर बात करते हैं तो इसका जून 19 से जून 20 की अगर तुलना करते हैं तो इसका नेट सेल्स जो है वो -18.42% घटा है। और अगर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी 3.62% आया है वर्सेस 42.16% इन जून 19 से। तो जून 19 में इसका प्रॉफिट जो था, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो था वो 42.16% था, वो घट के कितना हो गया है, 3.62%। तो इसी के कारण कुछ इसका प्राइस भी नीचे आया है। और फिर ये सब जो भी डिक्लाइन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना इम्पैक्ट के कारण ही हुआ है।
अब चलिए इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस सेक्टर में मेनली 2 ही कंपनी लिस्टेड हैं, मतलब इसका जो कंपटीटर है वो मेनली एक ही कंपटीटर है, जो है निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको नेम इंडिया भी हम लोग कहते हैं। तो उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसका अगर पीई देखा जाए तो उसके पीई से ये सस्ता मिल रहा है। उसका पीई है 14.23 और HDFC AMC का है 39.91। तो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी, सेक्टर लीडर होने के बाद भी ये अपने कंपटीटर से सस्ता मिल रहा है। और जहाँ तक प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये इसलिए कॉस्टली है क्योंकि अगर अगर क्वालिटी का आप स्टॉक कर देंगे तो थोड़ा सा तो महंगा आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये जब भी नीचे आता है तो लोग बुलिश होते हैं इसको ख़रीदने के लिए, तो ये तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा ही। और उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो अपने जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं, इनके कंपटीटर जो भी हैं, तो उससे कोई ख़राब डिविडेंड नहीं दे रहा है, उतना ही डिविडेंड दे रहा है, 1% के आसपास डिविडेंड दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म में इसका कंपैरिजन देखते हैं नेम इंडिया के साथ। तो अगर 5 साल का देखा जाए, मतलब ऑल टाइम देखा जाए, और 5 साल तो पुराना कंपनी है नहीं, लेकिन ऑल टाइम अगर देखा जाए 2018 से 19 से देखा जाए अभी तक, तो HDFC AMC दिया है 38%, वहीं पे नेम इंडिया दिया है 17.35%। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो HDFC AMC का 504.37 बिलियन मार्केट है और इसका 167.50। तो देखिए इससे लगभग 3 गुना बड़ा कंपनी है और अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा सेक्टर लीडर के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल भी अच्छा होता है और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है उसका फेल होने का चांस भी बहुत कम रहता है। अब चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग हम लोग देख रहे हैं 73.95% है, जो कि अब सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक अब ये ठीक हो गया है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए तो ये 2.05% है। DIIs के बारे में बात करें तो वो 3.21% है। FIIs के बारे में बात करें तो 10.70% है, और अदर पार्टीज रिटेलर वगैरह के बारे में बात करें तो वो 12.14% है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखिए ये 82.72% था पिछले साल के मार्च में। तो अब ये देखिए घटते इनको सेबी के रूल्स के मुताबिक इनको घटाना था, तो ये क्या किए, घटाते जो है वो इसको 73.95 मतलब ऑलमोस्ट 74% पे ले आए। अब इनको यहाँ से जो है होल्डिंग घटाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये अपना होल्डिंग कांस्टेंट भी रख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो देखिए, ओ माय गॉड, म्यूचुअल फंड देखिए क्या किया है कि 0.92% था, उसके बाद फिर 0.62% आया दिसंबर में, मार्च में देखिए 0.79% था, और इस जून क्वार्टर में ये क्या किया है, अपना स्टेक 2.05% कर दिया है। ये क्यों किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को ऐसा लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, इसलिए ये अपना स्टेक जो है वो लगभग समझ लीजिए एक अगले ही क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से अगले ही क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो समझ लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी, समझ लीजिए इसमें कितना ज़्यादा बुलिश है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी तरह DIIs का भी देख लेते हैं। DIIs ने भी अपना जो है होल्डिंग है वो मार्च क्वार्टर के तुलना में अगर देखा जाए जून क्वार्टर से, तो ये भी अपना होल्डिंग को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं, डबल से ज़्यादा कर दिए हैं। और उसी तरह बात करें अगर फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में, तो ये तो अपना क्वार्टर जो है, इनको तो कोरोना से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना प्रमोटर होल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। ये इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि इस कंपनी में जो है मार्च क्वार्टर से ही अपना स्टेक क्वार्टर को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि ये लोग चाहे FIIs के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, DIIs के बारे में बात करें, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में ही बात करें, सब इस स्टॉक को एकदम ख़रीदने के लिए एकदम बुलिश है। और उसके बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद अदर रिटेलर के बारे में, तो रिटेलर भी अपने अगर 6 मंथ के, अगर 6 मंथ का अगर देखा जाए तो 6 मंथ में वो भी अपना स्टेक को लगभग 10.90% से 12.14% पे ले आए। तो देखिए सब आदमी लोग को पता है कि ये जो स्टॉक है क्या है, नहीं है, हमको कितना रिटर्न दे सकता है, इसलिए सब चाहे वो FIIs के बारे में बात करें, DIIs के बारे में, सब स्टॉक लेने के लिए बुलिश हैं।
अब इस कंपनी का थोड़ा सा भविष्यवाणी देख लेते हैं। भविष्यवाणी ये जो है ये टिकर टिप वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं और इसमें से 58% बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और इसका देखिए अब इसका अगर 1 साल का देखा जाए, जुलाई मतलब एक साल में देखा जाएगा हमको कितना परफॉर्मेंस दे सकता है, तो ये 30.86% दे सकता है। अभी जो इसका प्राइस है उससे, अभी जो इसका करंट प्राइस है 2369, अगर 30.86% का ग्रोथ देता है तो ये लगभग 3100 रुपया के आसपास हो जाएगा। 3100 रुपया को हम छोड़ देते हैं, हम जो है इसको मीडियन वैल्यूएशन मान के चलते हैं, जो कि है इसका 18.19। इतना तो इसको ग्रोथ हर कीमत पे देना ही देना है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद अगर मीडियन का ही बात करें तो 18.19% है, और उसके बाद लो अगर ये देखा जाए तो 19.17 है। तो 19.17 अगर आ जाएगा तो मैं तो भर भर के स्टॉक ये लूँगा, और आप भी अगर देख लो क्या करना है आपको। तो मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मेरा इस कंपनी में होल्डिंग भी है। और डिस्क्लेमर के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो मैं इसमें खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ इस कंपनी के बारे में। आप लोग को अगर सही लगे तो आप लोग भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग इसके परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं। तो 1 महीना के परफॉर्मेंस में देखिए, सेक्टर है 2.59%, सेंसेक्स है 3.72%, और आपको ये कितना पे मिल रहा है, 9.58% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसको लेना है कि नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है। मेरे लिए तो ये 9.58% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। उसके बाद अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का अगर बात करें तो ये कोरोना के ये जो बड़ा सा खाई आपको कुआं दिख रहा है ना, ये कोरोना इम्पैक्ट के बाद भी 11.68% दे रहा है 1 साल में रिटर्न। तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ये हमको अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड भी 1% के आसपास दे रहा है। सेक्टर का देखें तो 0.9% है। सेंसेक्स का देखें तो 3.68% है। तो सेंसेक्स को और सेक्टर को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो हम लोग को ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें हम लोग का पैसा बढ़े भी और किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो मेरा पैसा जो है वो मतलब डूबने से, कम होने से, लॉस होने से बचाए भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका अच्छा सा चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट में क्या है कि ये जो ब्लैक लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लू लाइन है ये है 100 डे मूविंग एवरेज। ग्रीन लाइन जो है ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और रेड लाइन जो है वो 300 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 300 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और ये जो है अपने लगभग समझ लीजिए क्या कि ये जो अपने सपोर्ट पे, एक तरह से देखिए तो ये अपने सपोर्ट पे यहाँ पे खड़ा है। ये देखिए यहाँ ये सपोर्ट देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट पे अपना ये 2369 2350 के आसपास ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है। तो मेरा मानना है कि अगर ये आपको 2350 पे मिलता है, या फिर 2250 पे मिलता है, या फिर 2150 पे मिलता है, तो ये सब प्राइस पे जो है आप लोग को इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे। रिटेल इन्वेस्टर के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो आप लोग धीरे धीरे करके 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक ऐसे करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। ये आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाने वाला है। अब चलिए MACD के बारे में बात कर ले। तो MACD देखिए ये यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आएगा तो अच्छा बात है, हम लोग और लेंगे। उसके बाद बात करें अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करें तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टोटल मतलब डिलीवरी परसेंटेज अगर देखें तो वो है 64.72%। देखिए ये कितना ज़्यादा है, मतलब 100 लोग में 64 लोग जो है 64 लोग 67 मतलब 65 लोग मान लीजिए, तो 100 लोग में 65 लोग जो है इस स्टॉक को अपने साथ घर लेके चले गए। इसका मतलब होता है कि ये जो प्राइस है ये समझ लीजिए मार्केट को बहुत अच्छा लग रहा है, और इस प्राइस में जो है लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, रिटेलर हैं, सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट अपना अब शुरू तो कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे करके इसको इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा।
आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में होता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन को उसमें टाइप कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई एम टेलिंग यू दिस चैनल इज़ ओनली फॉर रिटेल इन्वेस्टर। मैं ये बात हमेशा बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने चैनल जो बनाया है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बनाया है, ताकि वो स्टॉक मार्केट्स में सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एट लीस्ट 3 फ्रेंड्स ऑफ यू। आपके जो जितने भी दोस्त हैं उसमें कम से कम 3 दोस्त के साथ तो इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिए और उनको बोलिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उनको अच्छे स्टॉक्स के बारे में, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।